कहाँ है वो लड़की? मुझे अगले 1 मिनट के अंदर वो लड़की अपने सामने चाहिए। हवेली में दाखिल होते ही वो पूरी रौब के साथ चिल्लाया था। उसकी दहाड़ से सभी नौकर सहम चुके थे। गंगूबाई जल्दी से अपनी चादर संभालते हुए आगे बढ़ी और कहने लगी, छोटे साहब बैठिए, मैं अभी उस लड़की को लेकर आती हूँ। मगर वो खा जाने वाली नजरों से गंगूबाई को देखकर कहने लगा, मेरा उठना बैठना सोना सब कुछ तबाह है। जब तक मैं उस लड़की को अपना निशाना नहीं बना देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर किसकी इजाजत से उसे हवेली के अंदर लाया गया? उसके नापाक कदमों को इस हवेली में दाखिल होने भी कैसे दिया गया? उसकी औकात ही क्या है? क्या तुम लोग जानते नहीं हो? जहां हवेली की दीवारें बलदेव सिंह ठाकुर की आवाज से कांप रही थीं, वहीं वो नाजुक सी मासूम कोने में बैठी डर डर थर थर कांप रही थी। ये अच्छे से जानती थी कि नीचे उठने वाला शोर उसकी वजह से ही है। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो इतनी तकलीफों और मुसीबतों ने उस मासूम सी लड़की की राह देख ली थी। वो रोते हुए उठी और वहां से निकलने की कोई तरकीब तलाश करने लगी। कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो भी बंद थी। फिर उसने एक नजर आसपास देखा। इस वक्त उसे कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आया जहां पर वो खुद को छुपा सकती। तो रोते हुए अपने आप से ही ये कह रही थी कि नहीं, मैं कभी भी खुद को बलदेव सिंह ठाकुर के हवाले नहीं करूंगी। कुछ देर पहले उसे जिस कदर जुल्म करते हुए इस घर में लाया गया था, वो अभी भूल नहीं पाई थी। इधर गंगूबाई ने इशारा किया कि छोटे साहब, वो लड़की इस कमरे में है। बलदेव सिंह ठाकुर गुस्से से लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे की तरफ गया था। उसने धड़ल्ले से दरवाजा खोला, मगर सामने पूरा कमरा खाली था। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद वो कहने लगा, कहाँ है वो लड़की? ये कैसा घटिया मजाक है? आप तो कह रही थी कि वो लड़की इस कमरे में है। गंगूबाई भी हैरत की उंगली दबाए खाने लगी। मैंने तो सच ही कहा था। उस लड़की को खुद मैंने इस कमरे में बंद किया था, छोटे साहब, और अभी आपने ही आकर ये दरवाजा खोला है। ये सुनकर एक गहरी मुस्कान बलदेव सिंह ठाकुर के चेहरे पर फैली। अच्छा, तो उस लड़की को छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक है। मैं भी ऐसे खेलों में बहुत माहिर हूँ। शायद ये लड़की मुझे पहचानती नहीं है कि मैं खुद से हारने वालों की क्या हालत करता हूँ। ये कहकर बलदेव सिंह ठाकुर दरवाजे को अंदर से लॉक कर चुका था और बाहर से अपनी रोबदार आवाज में गंगूबाई को कहने लगा कि दरवाजे को बाहर से भी कुंडी लगा दो। जब तक मैं ना कहूं, दरवाजा बाहर से मत खोलना। गंगूबाई भी कानों को हाथ लगाते घबराते हुए कहने लगी, अब इस लड़की को तो भगवान ही बचाए। पता नहीं छोटे साहब इसके साथ क्या सुलूक करेंगे। बलदेव सिंह ठाकुर ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में सामान ही कितना था। बेड था, ड्रेसिंग टेबल था और सामने अलमारी मौजूद थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बेड के पास पहुंचा और उसने बेड के नीचे देखा, जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो लड़की बेचारी अलमारी में बैठी थरथर कांप रही थी। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। घबराहट की वजह से वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। आज तक उसने कभी भी इतना खौफ महसूस नहीं किया था जितना इस वक्त कर रही थी। जैसे जैसे बलदेव ठाकुर के कदम अलमारी की तरफ बढ़ रहे थे, उसे लगा कि आज उसका दम यहीं पर निकल जाएगा। और तभी एक झटके से बलदेव ठाकुर ने अलमारी खोली थी। वो लड़की जो बड़ी मुश्किल से खुद को अलमारी में एडजस्ट करके बैठी थी, अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और आकर सीधा बलदेव ठाकुर के मजबूत सीने से टकराई। इधर बलदेव ने भी बिना एक लम्हे की देरी किए बगैर अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया और उसे अपने सीने से लगाकर अलमारी से वो बाहर निकाल चुका था। वो छुई मुई सी नाजुक लड़की बलदेव ठाकुर के लिए कोई खास वजन नहीं रखती थी। अपने एक ही हाथ से उठाकर वो उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। एक झटके से मुस्कान ने अपने आप को बलदेव ठाकुर से छुड़वाया। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। घबराहट से उसका वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। बाल बिखरे हुए थे। होठों पर हल्का सा जख्म का निशान भी था, जो कुछ देर पहले इस घर में उसके स्वागत के तौर पर किसी पुरस्कार की तरह उसके होठों पर सजा दिया गया था।
बलदेव ठाकुर ने एक नजर उस लड़की को देखा तो जैसे पल भर के लिए अपनी पलकें झपकाना भूल सा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की जिसे इस घर में मुआवजे के तौर पर लाया गया था, वो इस कदर खूबसूरत भी हो सकती है। उम्र में तो वो उससे 12 साल छोटी थी, मगर इस वक्त रोती हुई हालत में भी वो बलदेव ठाकुर के दिल पर छुरियां चला रही थी। घबराते हुए, सिसकते हुए, बड़ी मुश्किल से हाँफती हुई सांस लेकर मुस्कान ने दोनों हाथ जोड़कर बलदेव सिंह ठाकुर से कहा, आपको भगवान का वास्ता मुझे माफ कर दें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे वापस अपने पिता के पास जाने दें। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे साथ वो सुलूक मत कीजिएगा जो मुआवजे में आने वाली लड़कियों के साथ किया जाता है। मेरी कोई गलती नहीं है। वो रोते हुए बड़ी ही मुश्किल से अपनी बात बोल पा रही थी, मगर बलदेव ठाकुर का सारा गुस्सा तो झाग की तरह जैसे कहीं बैठ ही चुका था। उसकी नजरें इस वक्त मुस्कान के गुलाबी होठों पर थीं, जिन पर हल्का हल्का जख्म था, जिस वजह से खून भी रिस रहा था। बलदेव ने बगैर बोले अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे बलदेव के कदम आगे बढ़ रहे थे, मुस्कान पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो बराबर रो रही थी, मगर इस वक्त बलदेव तो जैसे उसकी आंखों और सिसकियों पर बहरा ही हो चुका था। पीछे दीवार लग गई और आगे पत्थर दिल बलदेव ठाकुर। मुस्कान तो जैसे उनके बीच में फंसकर रह चुकी थी। जब आगे बढ़कर वो उसके इतने करीब हो गया कि मुस्कान उसकी सांसों को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस करने लगी। अपने हाथ आगे बढ़ाकर वो मुस्कान के होठों पर रख चुका था। हल्का हल्का रिसने वाला खून बलदेव के हाथ पर लगा। मुस्कान ने दर्द से सिसकी भरी थी। बलदेव ने वो खून अपनी उंगलियों में मसलने के बाद कहा कि इन लबों को तो छूकर मैं अलग ही दुनिया की खुमारी में डूब जाना चाहता हूँ, लेकिन ये किस बेगैरत ने तुम्हारे इन होठों को जख्मी किया है, बताओ मुझे। मुस्कान को लगा जैसे उसके शरीर से आत्मा जुदा हो गई। ये कैसा शख्स था? ये इंसान था या कोई भूत था जो उस पर मर दिया गया था? वो घबराते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ कुछ भी मत करें। मैंने पहले ही इस घर में अपना स्वागत होते हुए देख लिया है। भगवान का वास्ता है आपको। उसकी मिन्नतें सुनकर बलदेव ठाकुर कहने लगा, चुप करोगी या नहीं? जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम्हारे होठों पर ये जख्म कैसे हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पर नीले और सुर्ख निशान क्यों आए? बलदेव की नीयत उस लड़की को देखकर बदल चुकी थी। वो उसके साथ आज की रात गुजारना चाहता था, मगर उसके चेहरे पर मौजूद इन निशानों को देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी दरवाजा खोलकर गंगूबाई को उसने अंदर बुलवाया। कुछ देर पहले जो कुछ यहाँ पर हुआ था, गंगूबाई ने घबराते हुए एक एक लफ्ज बताना शुरू किया। इस लड़की को किसी मुजरिम की तरह रस्सियों से बांधकर हवेली के बीचों बीच लाया गया था। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, दोनों हाथ भी बंधे हुए थे, जिनमें मौजूद रस्सी को विक्रम खींचकर ला रहा था, और उसने रस्सी को लाकर सीधा अनीता मालकिन के हाथ में दिया था और इस लड़की को धक्का देकर अनीता ठकुराइन के कदमों में गिरा दिया गया था। फिर वो कहने लगा, मालकिन, आपके छोटे बेटे के कातिल की बहन मुआवजा राशि में यहाँ पर लाई जा चुकी है। अब आपकी मर्जी है, इसे जलते हुए कोयलों पर चलाएं या हमारे पालतू कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दें, या फिर इस हवेली का एक एक मर्द इसे अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करे। ये अब हमारी मिल्कियत है। किसी ने एक बार भी इस मासूम सी लड़की से नहीं पूछा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। इससे पहले कि अनीता ठकुराइन अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसे कुछ कहती कि एक जोरदार थप्पड़ उसके ऊपर पड़ा था। थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि लैला थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके होठ फट चुके थे। वो सिसक सिसक कर रोने लगी और रोकर कहने लगी कि मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों मारा जा रहा है? मैंने कोई जुल्म नहीं किया है किसी पर भी। मैं किसी की जान नहीं ली है। आखिर कैसे लोग हैं आप? जिसने गलत किया है वो खुला घूम रहा है और मुझे किस जुर्म में यहाँ पर लाया गया? अनीता ठकुराइन ने पहली बार मुआवजा राशि में आने वाली लड़की को इस तरह जुबान चलाते हुए देखा तो आगे बढ़कर उसे बालों से पकड़कर सामने पड़ी मेज पर पटक दिया। वो सिसक रही थी, मगर ठकुराइन उसे धक्का देकर कहने लगी, जवान बंद कर। खबरदार, जो मैंने तेरे मुंह से एक और लफ्ज भी सुना
तू अपनी औकात मत भूल, वरना फिर पल पल मौत के लिए तड़पेगी और तुझे मौत भी नहीं आएगी। न जाने कितने ही थप्पड़ों की बौछार थी जो ठकुराइन और लैला ने उस पर कर दी थी, और फिर उसे किसी फालतू सामान की तरह सामने वाले कमरे में फेंक दिया गया था। जैसे जैसे गंगूबाई ने उसके बारे में बलदेव ठाकुर को बताया, उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। बलदेव ठाकुर की आवाज सुनकर लैला, जो कि अपने कमरे में मौजूद थी, जल्दी से निकलकर उस कमरे में आई। सामने उस लड़की को और फिर बलदेव ठाकुर को खड़ा देखकर उसके माथे पर कुछ ठनका और फिर वो कहने लगी, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, इस लड़की को जो मुआवजा राशि में इस घर में आ गई है, अब गजेंद्र ठाकुर और राजवीर ठाकुर इसको देख लेंगे। आप चलिए यहाँ से। न जाने क्यों, मगर उसे बलदेव ठाकुर की इस लड़की के वजूद पर पड़ती नजरें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थीं। यूं लैला का उस पर हक जताते देखकर बलदेव गुस्से से उसकी तरफ पलटा। बगैर उसकी परवाह किए एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ मारकर कहने लगा, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम बलदेव सिंह ठाकुर को बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपनी औकात याद है ना तुम्हें, या बार बार भूल जाती हो? ये लड़की इस घर में मुआवजा राशि में आई है, मेरे लिए ही आई है। मैं इस लड़की से शादी करूंगा और अभी इसी वक्त करूंगा। गंगूबाई, जाओ, जाकर पंडित को बुलाकर लाओ। ये लड़की मेरी पनाह में रहेगी, और खबरदार, जो घर के किसी और मर्द ने इस पर बुरी निगाह डालने की कोशिश भी की तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्कियत है। जिस कदर कमीनगी से आंखों में दरिंदगी सजाए बलदेव ठाकुर ये शब्द कह चुका था, लैला को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो बलदेव ठाकुर की बीवी थी। रोते हुए कहने लगी, ठाकुर साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भगवान का वास्ता, इस लड़की को मेरी बराबरी में मत खड़ा कीजिए। वही मुआवजे राशि में आने वाली वो लड़की जिसका इन सबसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं था। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने जीजा की बातों में आकर अपने बाप को लेकर उसके घर में रहने के लिए आ चुकी थी, और जीजा ने ये कैसा इंसाफ किया था इसके साथ। वो तो पल पल तड़प रही थी, रो रही थी। दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। बलदेव ठाकुर ने उसे बेसुध जमीन पर गिरता देखा तो फौरन बढ़कर पांव की ठोकर उसके पेट पर मारी, जैसे कि यकीन कर रहा हो कि जिंदा भी है या मर गई। वो मासूम सी लड़की फर्श पर बेसुध पड़ी थी, सांसें घुट घुट कर चल रही थी। चलती सांसें देखकर फौरन गंगूबाई को कहने लगा, जल्द से जल्द इस लड़की को होश में लाओ, बहुत ज्यादा ही नाजुक बनी फिर रही है। इसे यहाँ का रहन सहन समझाओ और सिखाओ कि वो मुआवजा बनकर इस घर में आ चुकी है, इसलिए ये नौटंकियां जितनी जल्दी हो सके बंद कर दे। कुछ देर बाद पंडित आने वाला है, इससे पहले इसे तैयार करके नीचे लाओ। ये कहकर अपने गुरूर में बलदेव ठाकुर वहां से जा चुका था, जबकि लैला को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो रोते हुए बलदेव के पीछे दौड़ रही थी। अनीता ठकुराइन के कदमों में गिरकर कहने लगी, भगवान का वास्ता, आपको कुछ करिए, मुझ पर बिजली गिरने वाली है। मुआवजे में जो वो कमतर लड़की आई है, उसके घर वालों ने हमारे छोटे देवर की सांसें छीन ली, मगर अब आप लोग मेरी जिंदगी पल पल मौत क्यों बना रहे हैं? प्लीज बड़ी ठकुराइन, आप उन्हें समझाइए कि मेरे साथ नाइंसाफी ना करें। आप जानती हैं मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे सामने अगर किसी गैर लड़की को खड़ा कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? अनीता ठकुरानी ने आंखों में आने वाले आंसुओं को पोंछा और फिर कहने लगी, तुम इस घर की खानदानी बहू हो, और वो मुआवजे में आई लड़की, उससे तो कोई रिश्ता नहीं है। उसके साथ जो कुछ होगा घर के मर्द बेहतर जानते हैं। तुम उसे अपने पाँव की जूती बनाकर रखना, वो कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं उठा पाएगी। मगर लैला तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि बलदेव जिस कदर खूबसूरती के पीछे मरने मिटने वालों में से है, और वो लड़की जिस कदर खूबसूरत है, न जाने शादी के बाद बंद कमरे में क्या कुछ। अनीता ठकुरानी उसके मन में क्या चल रहा है ये जान चुकी थी। एक हाथ लैला के सर पर रखकर फिर कहने लगी, फिक्र मत करो, वो इस घर के मर्दों के लिए सिर्फ खिलौना ही रहेगी। बेहतर है कि बलदेव को गुस्सा मत दिलाना।
वरना जानती तो हो कि घर के नौकरों के सामने भी बेइज्जत करने से बाज नहीं आता है। लैला रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर दिल में उस लड़की के लिए नफरत पहले से भी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुस्से से रोते हुए कहने लगी कि काश अर्जुन ना मरता, अपनी करतूतों की वजह से मौत के घाट उतर गया और अब जिंदगी मेरी नरक बन रही है। खुद तो एक बार मरकर राख में बदल गया, लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे बलदेव को उस लड़की के साथ एक रात के लिए भेज सकती हूँ? एक रात तो क्या, न जाने कितनी रातें बलदेव उस लड़की के साथ गुजारेगा। उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा। मुआवजा राशि से वो कब घर की मालकिन बन जाएगी, किसे खबर है। लैला ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वही बेहोश लड़की को देख गंगूबाई ने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे। खोए खोए अंदाज में वो कहने लगी, पता नहीं किस माँ की ये हसीन लड़की है, कितनी खूबसूरत है, जैसे कि इस दुनिया की हो ही ना। अरे पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये हवेली की मर्द न जाने अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे। गंगूबाई की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसे 17 साल की लड़की से हमदर्दी सी हो रही थी। होश में आते ही घबराते हुए मुस्कान रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे मुआवजा राशि नहीं बनना। लड़ाई तो मेरे जीजा ने की थी, कानून और इंसाफ के मुताबिक तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी। मुझे किस लिए यहाँ पर लाया गया है? वो रोई जा रही थी, मगर गंगूबाई उसके सामने एक सुर्ख रंग का जोड़ा रखकर कहने लगी, चुपचाप ये कपड़े पहन लो, तुम्हारी शादी बलदेव ठाकुर के साथ है। अगर जरा सी भी चूं चपड़ करोगी तो तुम्हें न जाने कितनी मुसीबतों को सहना पड़ेगा। घबराए हुए अंदाज में मुस्कान ने उन कपड़ों को देखा जो कि इस वक्त उसे अपने लिए कफन के जैसे लग रहे थे। जबरदस्ती ही सही, मगर गंगूबाई उसे दुल्हन बना चुकी थी। उजड़ी हुई हालत में बैठी वो रो रही थी और उसे रह रह कर अपने उस पिता का ख्याल आ रहा था जो बिस्तर पर लेटा था। शायद इस बात से भी वो अनजान था कि उसकी बेटी न जाने किस तकलीफ से गुजर कर आज इस नौबत तक आ पहुंची है। अगर वो अपने होशो हवास में होते तो शायद ये देख कर ही मर चुके होते। मुस्कान को बड़ी शिद्दत से वो वक्त याद आने लगा जब उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह बहुत खुशहाल थी। मुस्कान की उम्र उस वक्त 5 साल थी जब वो घर में बैठी मिट्टी के खिलौने बना रही थी। उसके माँ बाप मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए और उसकी बड़ी बहन रोशनी दोनों ही भागकर अपने माँ बाप के पास आए थे। जब उनके पिता ने मुस्कुराकर अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, भगवान ने मेरी जिंदगी में एक और खुशी भेजने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा बहन या भाई इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां ही खुशी से चहकने लगी थी। रोशनी कहने लगी, मुझे तो एक और बहन ही चाहिए। ये मुस्कान की बच्ची तो हर वक्त मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। इसके खिलौने को हाथ लगा दो तो इतना शोर मचाती है कि क्या कहूँ। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे किसी और को दे दें। मुझे तो बस अपनी नई बहन ही चाहिए। मुस्कान भी कुछ कम जिद्दी नहीं थी। वो फौरन ही अपनी बड़ी बहन को धक्का देकर कहने लगी, क्यों? तुम चली जाओ ना कहीं। मैं क्यों जाऊं? मुझे तो तुम एक बहन ही काफी हो। हर वक्त बड़ी बहन होने का रौब मुझ पर झाड़ती रहती हो। मुझे तो एक भाई ही चाहिए। ठीक है ना माँ, आप मुझे एक भाई देंगी ना? मुस्कान और रोशनी की बातें सुनकर उनकी माँ तो मुस्कुराने लगी थी। वो कहने लगी, अब इस बात का फैसला तो भगवान ही कर सकते हैं। देखते हैं कि तुम दोनों बहनों में से किसकी प्रार्थनाओं में असर होता है और वो तुम दोनों में से किसकी सुनता है। दोनों बहनें तो उस दिन के बाद से सुबह शाम भगवान को पूजने लगी थीं। एक बहन हर वक्त ये प्रार्थना करती कि भगवान उन्हें भाई दे, जबकि दूसरी बहन की जिद थी कि नहीं, मुझे तो एक बहन ही चाहिए। वक्त यूं ही आंख मिचोली करता हुआ गुजर गया। 9 माह पूरे हो चुके थे जब अचानक उनकी माँ की तबीयत खराब होने लगी और फिर मुस्कान के पिता फौरन ही अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गए थे। अचानक ही कुछ ऐसी मुश्किलें बन गईं जिनकी वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। मुस्कान की माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटा दिया था। मुस्कान की खुशी की तो कोई इंतहा ही ना रही, मगर उसकी माँ अपनी जान की बाजी हार चुकी थी।
जब डॉक्टर ने ये खबर बाहर आकर सुनाई तो उनके पिता को तो ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। वो चंद घंटों पहले इस दुनिया में आए अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। दोनों बच्चियां जो इस इंतजार में थीं कि माँ और पिताजी भाई को लेकर घर आएंगे। भाई घर आया तो था, मगर साथ में माँ की अर्थी भी घर में दाखिल हुई थी। बच्चियों में इतनी हिम्मत ना थी कि अपने भाई को उठाती, भाई का चेहरा देखती। वो तो अपनी माँ की अर्थी से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। ये बहुत बड़ा नुकसान था जो उन पर हुआ था। मुस्कान के पिता ने अपने बेटे को सीने से लगाकर रखा, उसे एक माँ बनकर पालने की पूरी कोशिश की, मगर फिर भी 15 दिन के बाद वो बच्चा भी अपनी माँ के पास वापस इस दुनिया से जा चुका था। मुस्कान के पिता के पास उनका सहारा उनकी दोनों बेटियां ही रह गई थीं। उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, मगर उनके खर्चे पूरे करते करते वो अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल चुके थे। एक दिन मुस्कान के पिता राम नारायण की बहन, जो कि दूसरे गांव में रहती थी, वो अपने बेटे अजीत का रिश्ता लेकर अपने भाई के घर चली आई। रोशनी की उम्र इस वक्त 21 साल थी। अजीत इन्हीं दिनों एक फैक्ट्री में जॉब करने लगा था। 500 रुपए तनख्वाह थी। अब तक जब भी वो राम नारायण के सामने आया था, बहुत अच्छा और नेक बनकर आया था। उसका असल चेहरा क्या था, राम नारायण जान ही ना सके। अपनी राज दुलारी बेटी रोशनी का हाथ अजीत के हाथ में दे दिया। वो बुआ के यहाँ विदा होकर बेहद खुश थी। अब घर में राम नारायण और मुस्कान ही बचे थे। मुस्कान सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, 7 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मगर उस शाम जब कॉलेज से वापस आई तो सामने राम नारायण और कुछ लोग घर में मौजूद थे। अपने बाप को बिस्तर पर लेटा देख मुस्कान की तो चीख ही निकल गई थी। बाबा, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? वो तो अपने होश व हवास खो रही थी जब गांव के ही एक शख्स ने मुस्कान के सर पर हाथ रखा और उसे समझाने लगे, बेटा, तुम्हारे पिता का काम करते हुए एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था और जिसकी वजह से उन्हें फालिस का अटैक आया है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके उनकी जान तो बचा ली, मगर फिलहाल उनके शरीर ने हरकतें करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम इनका ख्याल रखोगी तो ये ठीक हो जाएंगे। अपने बाप को बिस्तर पर पड़ा देखकर मुस्कान तो फूट कर रोने लगी थी। राम नारायण की तबीयत खराब है, ये सुनकर अजीत और रोशनी भी आए थे। अजीत ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बस अब आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलेंगे, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। भला जवान लड़की अकेली सारी जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? मजबूरन राम नारायण ने भी अपनी बेटी की खातिर कड़वा घूंट भर लिया था और अजीत के कहने पर मुस्कान ने अपना सारा सामान पैक किया और इस घर को छोड़कर अपने जीजा के साथ उसके घर चली गई। एक नजर पलटकर उसने अपने इस घर को देखा था तो इस बात से वो बेखबर थी कि अपने इस घर को वो अब आखिरी बार ही देख रही है। शुरू शुरू में तो अजीत ने उनका बेहद ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी सगी बहन के जैसे। वो मुस्कान को समझता। मुस्कान की भी अपनी बुआ की बेटी पूजा से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक साथ कॉलेज जाती और वापस आकर अपने पिता की देखभाल मुस्कान खुद किया करती थी। एक दिन जब मुस्कान कॉलेज से वापस लौट रही थी तो दूर से कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती एक साथ 3 गाड़ियां बड़ी स्पीड के साथ आई हुई दिखाई दी। एक तरफ से कॉलेज की वैन जा रही थी जिसमें मुस्कान मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ से इन तीनों गाड़ियों ने एकदम से जब यू टर्न लिया तो वैन वाले ने फौरन से ही गाड़ी को ब्रेक लगाया, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे आने वाली गाड़ियों ने भी वैन को रुकते हुए देखा, ब्रेक लगाई थी, मगर शायद वो लोग तब तक कंट्रोल खो चुके थे। अगले ही पल गाड़ी से एक खूबसूरत नौजवान बाहर निकला जिसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। वो बेहद आकर्षक शख्सियत रखने वाला गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी की खिड़की बंद कर चुका था। इधर वैन वाला भी नीचे उतरकर कहने लगा, ठाकुर साहब माफ कर दीजिए, मैं तो बस गांव की तरफ जा रहा था, मुझे नहीं पता था ये आपकी गाड़ियां हैं। मगर वो अगले ही पल गुस्से से दहाड़ता हुआ कहने लगा, अंधे हो गए हो क्या? दोबारा अगर मुझे अपने सामने नजर आए
तो फिर देखना कि तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अगर मुझे कहीं जाने की जल्दी ना होती तो फिर बताता। मुस्कान ने जब ये देखा तो वो भी गुस्से से फौरन गाड़ी से निकल चुकी थी। गाड़ी वाले ने उसे रोका भी था, मगर वो अपना हाथ छुड़वाकर बाहर निकल आई और बोली, ओह हेलो मिस्टर, खुद को क्या किसी फिल्म का हीरो समझ रहे हो या फिर विलेन हो? 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर इतना तमाशा लगाए फिर रहे हो। गलती अंकल जी की नहीं बल्कि आपकी है। आप इतनी स्पीड से आ रहे थे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। एक तो इतने बड़े हादसे को होने से उन्होंने आपको बचा लिया, ऊपर से आप उन्हें ही उल्टा सुनाए जा रहे हैं। सामने खड़ा शख्स तो जैसे उस मासूम सी लड़की को देखकर अपने होशो हवास ही खो चुका था। वैन वाला बेचारा घबराते हुए कहने लगा, अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? जानती हो ये कौन है? अरे जो कोई भी हो, मेरी बला से। जो गलत है वो गलत है। मैं किसी भी अमीर जादे से नहीं डरती। वैन वाला तो घबराते हुए दोनों हाथ जोड़ चुका था। ठाकुर साहब, माफ कर दें, इस लड़की की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वैन वाले मनोज ने फौरन उसे गाड़ी के अंदर खींचा था, मगर यही वो लम्हा था जब वो शख्स उस लड़की की मोहब्बत में जैसे गिरफ्तार ही हो चुका था। वैन वहां से आगे चल चुकी थी। एक बार पलटकर मुस्कान ने खिड़की से देखा था, वो वहीं पर बुत बना खड़ा था। वरना ये लोग तो गुस्से में बस अपनी बंदूकें ही चलाते हैं और लोगों को ठिकाने लगाते हैं। गाड़ी घर के बाहर रुक चुकी थी। वो लड़कियां जैसे ही घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख मुस्कान और पूजा दोनों घबरा गईं। सामने रोशनी रो रही थी और अजीत भी हड़बड़ाया हुआ था। मुस्कान परेशान होकर फिक्रमंदी से कहने लगी, क्या हुआ है? अजीत ने सिर्फ 1 सेकंड लगाया था फैसला करने में। वो अपनी बहन को कहने लगा, पूजा, तुम चाचा जी के घर चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम उनके घर से 1 कदम भी बाहर मत निकालना। और अगर कोई तुमसे रास्ते में पूछे कि अजीत कौन है तो कह देना कि मैं उसे नहीं जानती। इस जल्दबाजी को देखकर वो दोनों लड़कियां समझ ही नहीं पा रही थीं कि आखिर असली माजरा क्या है। वहीं रोशनी रो रही थी कि मेरी बहन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपकी साली नहीं बल्कि आपके मामा की बेटी भी है। वो आपकी बहनों के जैसी है। अजीत कहने लगा, हाँ, पिछले कई महीनों से तुम्हारी बहन और तुम्हारे बाप का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। अब इनका इतना हक तो बनता है कि ये मेरे लिए कुर्बानी दे सके। इसके बदले में मैं मामा का अच्छे से इलाज करवाऊंगा। इन्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। मगर इस वक्त मेरे लिए ये कुर्बानी देनी ही होगी। मुस्कान कभी अपनी बहन का चेहरा देखती तो कभी अपने जीजा जी का कि आखिर हुआ क्या था। रोशनी रोते हुए उसे बताने लगी कि तुम्हारे जीजा जी का सबसे छोटे ठाकुर से झगड़ा हो गया और पैसे के लेन देन की कोई बात थी। गुस्से में आकर तुम्हारे जीजा ने झगड़ा शुरू किया, मगर तभी वो अजीत पर गोली चलाने वाला था और इस हाथापाई में गोली अर्जुन पर ही चल गई और वो ऐन मौके पर ही मर गया। यह हादसा 1 हफ्ते पहले ही हुआ, लेकिन अब सबको हकीकत पता चल गई है और अब फैसला हुआ है कि अजीत अपनी बहन को मुआवजा राशि में उन लोगों के हवाले करेगा या फिर खून बहने के बदले 5 करोड़ की रकम देगा। मुस्कान के वजूद में तो जैसे किसी ने एक साथ हजारों सुइयां चुभो दी थी। वो घबराई हुई कहने लगी कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप पुलिस को इन्फॉर्म करके बताएं कि आपने अपनी जान बचाने की खातिर ये कदम उठाया था। मगर वहां सुनता कौन? अजीत ने अपनी बहन को तो बचा लिया था, मगर अपनी साली को इस मुआवजा राशि की भेंट चढ़ा दिया था। एक आखिरी बार इल्तिजा भरी नजरों से मुस्कान ने बड़ी ठकुराइन अनीता को देखा, जो उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। वो कहने लगी, लड़की, मेरा जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें नोच नोच कर तुम्हारे टुकड़े कर डालूं। तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की जान ले ली। तुम जैसे लोग जीने के लायक ही नहीं होते हो। तुम कीड़े मकोड़ों पर हम लोग अगर जरा सा एहसान कर दें तो तुम खुद को हमारे बराबर समझने लगते हो। तुम्हें यहाँ पर जितनी तकलीफ दी जाएगी उतना ही तुम्हारा वो भाई वहां बैठकर महसूस करेगा और इसी तरह से हमारे दिल को शायद ठंडक पहुंच सके। वो बेचारी रोते हुए तो ये भी ना कह सकी कि वो अजीत की बहन नहीं बल्कि उसकी साली है और अपनी बहन का घर बचाने के खातिर वो यहाँ पर आई है, वरना उसका बाप तो चारपाई पर था
और इधर रोशनी का घर उजड़ जाता। पूजा भी उसकी बहन के जैसी थी। वो चाहकर भी पूजा का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि जो कयामत उस पर इस वक्त गुजर रही थी, फिर वो पूजा पर गुजरती। वो रोते हुए आखिरी बार बड़ी ठकुराइन के कदमों में गिरी थी और कहने लगी कि आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रही हैं? आपको इंसाफ दिलाने के लिए अदालत है, वो आपको इंसाफ देगी। इन दो मर्दों की लड़ाई में आप एक मासूम लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं? आपकी भी तो कोई बेटी होगी। अभी ये शब्द उसकी जुबान पर आए ही थे कि बलदेव उसे बालों से पकड़कर सामने पटक चुका था। खबरदार, जो तूने हमारे घर की औरतों का नाम लेने की भी कोशिश की, तू अपनी औकात में ही रहे। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करें। मुस्कान का सर मेज पर लगने की वजह से खून का एक फव्वारा उसके माथे से निकला था। वो वहीं फर्श पर बैठी थी। घबराया हुआ पंडित भी मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था। बलदेव जिस कदर शातिर नजरों से उसे देख रहा था, भाई की मौत का बदला तो लेना एक अलग ही बात थी, मगर हकीकत में तो वो इस लड़की की नाजुक जवानी पर अपनी मोहर लगा देना चाहता था। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही पंडित ने मांग भरने के लिए बलदेव ठाकुर से कहा कि तभी दरवाजे पर कोई अचानक से आया। ये यहाँ क्या हो रहा है? इस आवाज पर सभी चौंके। रोती हुई मुस्कान ने समझा कि शायद कोई फरिश्ता उसकी मदद के लिए आया है। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल चुकी थी। वो राजवीर ठाकुर था। बलदेव ठाकुर मुआवजा राशि में आई लड़की से शादी कर रहा है। आंखों में आए आंसू लिए वो झट से खड़ी हुई थी और दोनों हाथ जोड़कर उस शख्स की तरफ भागी थी कि शायद वो मदद कर दे। मगर जब गौर से चेहरा देखा तो दिमाग में घंटियां बज चुकी थीं, क्योंकि ये तो वही था जिसे वो सड़क पर उलझी थी और उससे अच्छी खासी बातें सुनाकर आ चुकी थी। छोटे भाई के मारे जाने का दुख अपनी जगह पर था, मगर वो भी एक पढ़ा लिखा नौजवान था और पुलिस अदालत के जरिए इंसाफ पाना चाहता था। वो इस तरह से किसी भी लड़की पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। मगर जब अपने सामने खड़ी मुस्कान को देखा तो जैसे उसके होशो हवास से वो बिल्कुल ही बेगाना हो चुका था। रो रो कर सूजी हुई उसकी आंखें, चेहरे पर जख्मों और नीले के निशान देखकर वो तड़प चुका था। एक नजर मुस्कान पर डालने के बाद उसने बलदेव ठाकुर को देखा। कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जानते हुए भी कि आप पहले से शादीशुदा हैं, एक लड़की के साथ आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। सुना आपने? बलदेव सिंह ठाकुर ने गुस्से से उस लड़के को बोलते देखा तो कहने लगा, राजवीर, शायद तुम भूल रहे हो, पिताजी के मरने के बाद मैं इस घर में बड़ा हूँ। ये लड़की मुआवजा राशि में होकर आई है। इसकी शादी इस घर में होगी, तभी ये इस घर में रह सकेगी। मगर अगले ही पल राजवीर ने एक नजर उस लड़की को देखने के बाद कहा, शादी ही करनी है ना? मुआवजा राशि में आई लड़की को शादी करके ही इस घर में रखते हैं, तो इसके साथ शादी आप नहीं बल्कि मैं करूंगा। थोड़ी बहुत हिम्मत जो मुस्कान में आई थी, वो जो ये समझ रही थी कि शायद ये इंसान बाकी लोगों से अलग है, उसकी मदद करेगा, उसे यहाँ से वापस ले जाएगा। मगर ये शब्द सुनकर तो मुस्कान की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो रोते हुए चीख चीख कर कहने लगी कि मैं तुम लोगों की कोई जमीन या गुलाम नहीं हूँ। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? क्या तुम लोगों में भगवान का डर बिल्कुल भी नहीं है? मुझे तुम लोगों में से किसी से भी शादी नहीं करनी है। भगवान के लिए मुझे वापस जाने दो। मेरे पिता न जाने किस हालत में होंगे। वो रोते हुए फर्श पर गिर चुकी थी, मगर राजवीर ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और बाजू से घसीटने के अंदाज में सोफे पर पटका था। लड़की, तुम्हारे लिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इस हवेली की दीवारों पर टक्करें मार मार कर खत्म हो जाएंगी, मगर तुम्हें इस हवेली से बाहर कदम निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। राजवीर ने जिस अंदाज में कहा था, बलदेव गुस्से से मुट्ठियां भींचकर पीछे हट गया। रोती हुई मुस्कान ने खुद से 5 साल बड़े राजवीर को देखा, जो न जाने उससे अब किस किस बात का बदला लेने वाला था। अपने अंदाज से तो वो बेहद सख्त मिजाज और जालिम लग रहा था। रोते हुए मुस्कान ने उससे शादी कर ली थी और राजवीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
गंगूबाई, इस लड़की को मेरे कमरे में छोड़ दीजिए। जब तक मैं ना कहूं, कोई इस लड़की पर हाथ तक नहीं उठाएगा। ये कहकर फोन पर किसी से बात करता राजवीर वहां से जा चुका था, जबकि उस लड़की को गंगूबाई राजवीर के कमरे में छोड़ चुकी थी। फर्श पर बैठी वो सिसक रही थी। कुछ देर बाद न जाने इस घर में क्या होने वाला था। आने वाली जिंदगी बिल्कुल गहरे अंधेरों में डूबी हुई थी। लैला तो खुश थी कि बलदेव की शादी उस लड़की से नहीं हुई, मगर बलदेव सिंह ठाकुर के अंदर झुलस रही आग किसी तौर पर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार चहलकदमी करता उस लड़की की खूबसूरती को याद करके झुलस रहा था। सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसने सोच रखा था कि आज की रात उस लड़की की रात काली बना देगा, उसकी इज्जत तार तार कर देगा। वो पल पल तड़पेगी, रोएगी, सिसकेगी, मगर वो उसकी सिसकियों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। उसके वजूद के एक एक हिस्से पर अपनी मोहर लगा देगा। मगर अपनी जगह अपने भाई के साथ शादी को देख वो तड़प ही तो चुका था। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे जब नफरत और बेचैनी में बलदेव अपने बिस्तर से उठा। लैला उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। कुछ देर पहले सिर्फ और सिर्फ लैला की ख्वाहिश पर ही उसके साथ एक हसीन रात बिता चुका था, मगर अंदर मौजूद बेचैनी कम नहीं पड़ रही थी। वो शायद अब मुस्कान को पाकर ही खत्म होने वाली थी। धीरे से लैला के पहलू से निकलकर वो बाहर आया। आसपास नजर दौड़ा रहा था। आंगन में आया तो वहां पर अभी तक राजवीर की गाड़ी मौजूद नहीं थी, यानी वो लड़की कमरे में अकेली थी, इस बात से अनजान कि बलदेव ठाकुर उसकी ताक लगाए बैठा है। वो फर्श पर बैठी बेड से टेक लगाए बेखबर सो चुकी थी। जब धीरे से दरवाजा खुला तो दुल्हन के रूप में अपनी हालत बिगाड़े वो लड़की इस वक्त भी कयामत ढा रही थी। बलदेव धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब गया और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और गहरी सांस उसके चेहरे पर डालकर कहने लगा, कसम से इस खूबसूरती को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। शादी बेशक तुम्हारी राजवीर से हो चुकी है, मगर तुम इस हवेली के हर मर्द के बिस्तर की रौनक बनोगी। ये कहकर उसने अपनी उंगली उसके लबों पर फेरनी शुरू कर दी, जिस पर जख्म था। अपने चेहरे पर किसी का एहसास महसूस करके वो एकदम घबरा कर उठी, मगर इससे पहले कि मुस्कान के लबों से चीख निकलती, बलदेव ने उसका मुंह दबोच लिया था। जरा सी आवाज मत निकालना, वरना तुम्हारी चीखें पूरी हवेली सुनेगी। वो अपने सामने इस जानवर को देखकर घबरा चुकी थी। फौरन पीछे हटी, उठने लगी, मगर पूरी तरह से अपने घेरे में वो ले चुका था। बलदेव उसका मुंह दबोचकर दूसरे हाथ से बाजू मरोड़ उसे दीवार से लगा चुका था। क्या समझ रही थी मेरी शिद्दत से बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। अपने भाई की मौत का बदला तो अलग बात है। मैं तो तुम्हारे हुस्न को देखकर ही दीवाना हो चुका हूँ। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान पूरी कोशिश कर रही थी खुद को उससे छुड़वाने की, मगर वो उसके काफी करीब आकर अपना चेहरा उसकी गर्दन की तरफ ले आया था। रोते हुए उसने पूरी कोशिश की थी कि ये शख्स उससे दूर हो सके। तभी थोड़ा सा दरवाजा खुला। राजवीर सामने खड़ा था। जब अपनी मुआवजे में आई बीबी के साथ अपने भाई को जबरदस्ती करते देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, बड़े भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जिंदगी में आज तक उसने कभी अपने बड़े भाई से बदतमीजी से बात नहीं की थी, मगर आज वो बलदेव को गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मार चुका था। थू है आपके वजूद पर, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको बड़ा भाई कहते हुए भी लानत महसूस हो रही है। आप मेरी इज्जत पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? ये बीवी है मेरी। राजवीर का सफेद चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो जिस अंदाज में बलदेव को जकड़ी था, उसको लगा जैसे वो यूं पकड़े जाने पर मर ही जाएगा। अगले पल कहने लगा, होश में आओ, भाई हूं मैं तुम्हारा। बाप की तरह पाला है मैंने तुम्हें। ये लड़की इस घर के हर मर्द के बिस्तर की रौनक बनने के लिए आई है। ये मुआवजा होकर आई है। ये एक बाजारू। तभी राजवीर बलदेव ठाकुर कहता चिल्ला उठा था, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, जो ये गंदे शब्द आपने इस मासूम लड़की के लिए इस्तेमाल भी किए तो। घबराई हुई मुस्कान दीवार से लगी रो रही थी और कांप रही थी। घर के सभी लोग जाग कर वहां पर आ चुके थे। बड़ी ठकुरानी अनीता ने दोनों बेटों को आकर छुड़वाया था।
गजेंद्र ने भी उल्टा राजवीर को ही डांटा था। गंगूबाई को कहने लगे, पकड़ो इस लड़की को और ले जाओ जानवरों के बाड़े में, ताकि ये लड़की इस हवेली में नहीं रहेगी। मुस्कान घबराए हुए अंदाज में राजवीर का बाजू पकड़ चुकी थी। जो भी था, जैसा भी था, मगर उसे इस वक्त राजवीर ही अपना मसीहा लग रहा था। मगर गजेंद्र के हुक्म के आगे राजवीर को भी खामोश होना पड़ा। वो बलदेव ठाकुर से बड़ा था, मगर घर के फैसलों की जिम्मेदारी उसने बलदेव ठाकुर को ही दे रखी थी। बाहर के मामलात वही संभाला करता था। घबराई हुई मुस्कान को उसे कमरे से जाने तो नहीं देना चाहता था, मगर गजेंद्र के कहने पर उसने अपना हाथ मुस्कान से छुड़ा लिया था। गंगूबाई उसे हवेली के सामने मौजूद बाड़े में छोड़ आई थी। सारी रात उसने रोते हुए और घबराए हुए अंदाज में हाथ में एक डंडा लेकर आसपास देखते हुए गुजारी कि कहीं कोई दरिंदा एक बार फिर से उस पर जुल्म करने के लिए ना आ जाए। अगली सुबह उसकी जिंदगी की बेइंतहा बर्बादी की सुबह थी। बाड़े में काम करने वाली नौकरानी उसके हाथ में झाड़ू देकर कहने लगी, ओ मेम साहब, छोटे ठाकुर से शादी करके क्या समझ रही हैं कि तुझे इस घर की छोटी बहू का दर्जा मिल जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चल उठा झाड़ू और साफ सफाई कर। बड़ी ठकुराइन ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कल मुआवजे में आने वाली लड़की तुम नौकरों की भी नौकरानी है। इसका जैसा मर्जी हो इस्तेमाल करो, कोई तुम लोगों को रोकने टोकने वाला नहीं है। कल रात हवेली में जो तमाशा तुमने लगवाया है ना, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। मुस्कान बेचारी घबरा चुकी थी। गंगूबाई जैसे जैसे उस पर हुक्म चला रही थी, वो चुपचाप साफ सफाई कर रही थी। पूरे बाड़े की झाड़ू लगाने के बाद उसे वो एक तरफ ले आई और कचरा उठवाने लगी। मुस्कान के हाथों में तो अब तक छाले ही पड़ चुके थे। सारी रात जाग के रहने की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था। बुखार में भी वो तड़प रही थी, मगर यह एहसास किसे था? दिल ही दिल में कह रही थी कि मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी जीजाजी। अपने हाथों से उठने वाले छालों पर एक नजर डालकर जैसे ही उसने कचरे की तरफ हाथ बढ़ाए कि अगले ही पल बाड़े में राजवीर दाखिल हुआ, जो कब से हवेली से उस लड़की को काम करते हुए देख रहा था। उसे तो वो पहली ही नजर में नटखट, चंचल और होशियार लड़की के तौर पर भाई थी, मगर ये हवेली और इस हवेली के रिवाज उसे अंदर तक तोड़ चुके थे। अर्जुन अपनी गलती की वजह से मारा गया था, ये बात इस हवेली का हर इंसान जानता था, मगर जानबूझकर अपना पैसा, अपनी ताकत और अपना रुतबा दिखाना तो इस घर के लोगों की आदत था। जैसे ही वो बाड़े में दाखिल हुआ तो फौरन सर झुकाकर नौकरानी नमस्कार करने लगी, राजवीर की तरफ देखे बगैर। जैसे ही उसने कचरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो राजवीर ने उसे थाम लिया। कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ साफ करो। अपने जवाब में वो घबराते हुए कहने लगी कि इस घर के मर्दों के हाथ का खिलौना बनने से तो बेहतर है कि मैं ये सारे काम कर लूं। ना किए हुए गुनाह की सजा मिल रही है तो कम से कम मेरी इज्जत तो सुरक्षित रहे। जो हालत उसकी हो रही थी, राजवीर ने अपनी उंगलियां उसके माथे पर रख दी। बुखार में तपता उसका शरीर देखकर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुस्कान इनकार करने लगी, कहने लगी, मेरी दवा सिर्फ मेरे पिता हैं, आप मुझे मेरे पिता के पास ले जाएं। मगर राजवीर उसका हाथ पकड़े हुए उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा चुका था। नौकरानी सारा माजरा देखने के बाद सीधा हवेली के अंदर भागी थी। गजब हो गया बड़ी ठकुराइन, गजब हो गया। ये तो हवेली के नस्ल दर नस्ल चली आ रही परंपरा ही बदल गई। नौकरानी ने जब लगाई बुझाई करना शुरू की तो बड़ी ठकुराइन, जो अभी अभी उठकर अपने कमरे से बाहर आई थी, उस नौकरानी को देखकर कहने लगी, क्या गजब हो गया, अब क्या कयामत आ गई। एक तो जब से ये लड़की इस घर में आई है, हम पर तो बस कयामत ही टूट रही है, अब क्या हो गया। वो नौकरानी कहने लगी, आज तक इस परिवार में मुआवजा होकर आने वालियों के साथ कैसा सुलूक किया गया, वो किसी से भी ढका छुपा तो नहीं है। अरे पहले जमाने में तो मुआवजा में आने वाली लड़कियों को चुनवा दिया जाता था, मगर ये कैसी लड़की है, कल शादी हुई और आज छोटे ठाकुर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर बड़े अस्पताल लेकर गए हैं। हल्का सा बुखार ही तो हुआ था, अभी तो उसने यहाँ पर बड़ी तकलीफें सहनी थी,
अरे मिट्टी में मिल जाएं वो लोग जिन्होंने हमारे अर्जुन ठाकुर को इतनी बेरहमी से मार दिया, और यहाँ हमारे राजवीर ठाकुर जिनको अपने भाई की मौत की परवाह ही नहीं है, वो उस लड़की को लेकर घूम रहे हैं। बड़ी ठकुराइन तो गुस्से से बिफर उठी थी। लैला कहने लगी, मुझे तो लगता है राजवीर के दिल में पहले ही इस लड़की के लिए कुछ था, तभी वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। बड़ी ठकुराइन गुस्से से अपने हाथ भींच चुकी थी। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने दवा देने के बाद कुछ देर वहीं पर मुस्कान को आराम करने को कहा। जिस तरह मुस्कान की हालत थी, डॉक्टर कहने लगे, ऐसे लग रहा है जैसे इन पर किसी ने बेतहाशा जुल्म किया है। डॉक्टर ने मुस्कान को नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। वो वहीं पर सो चुकी थी। अपने दोनों हाथ बांधे राजवीर कितनी देर उस लड़की को देखता रहा, जैसे कि वो उसकी जगह अपना ही ध्यान रख रहा हो। उसके दिल में मोहब्बत अपनी चरम सीमा पर थी। दिल ही दिल में वो सोच चुका था कि ये लड़की मेरी पहली नजर का प्यार है। अब तक राजवीर को कोई बहका नहीं पाया था। इस लड़की में कुछ तो खास है जो राजवीर उसकी तरफ खिंचा चला गया है। इस लड़की को वो अब किसी के भी हाथों में पड़ने नहीं देगा। 3 घंटे पूरे सुकून से सोने के बाद मुस्कान की जब आंख खुली तो राजवीर वहीं सामने ही बैठा था। घबराते हुए उसने अपनी ड्रिप हाथ से हटानी चाही, मगर राजवीर उसका हाथ थाम चुका था। बोला, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, अभी नर्स आकर तुम्हारी ड्रिप खुद उतार देगी। राजवीर का नरम लहजा देखकर मुस्कान घबरा चुकी थी। उसे खुद से घबराते हुए देखकर वो कहने लगा, डर क्यों रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मुझे भी अपने भाई के मरने का दुख है, लेकिन असली गुनहगार तुम्हारा भाई है और उसे ही उसके किए की सजा मिलेगी। तुम्हें अगर मैं यूं ही छोड़ देता तो फिर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाती। मुआवजा में आने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मुस्कान ने गौर से उसे देखा और फिर कहने लगी कि आप भी तो ठाकुर खानदान के लोगों में से एक हैं, और फिर आपके लहजे में इतनी नरमी क्यों है? मैंने तो आपके साथ सड़क पर बदतमीजी भी की थी। इस जवाब में वो हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, तभी तो तुम मेरा दिल जीत चुकी थी। मुझे डरी सहमी सी सिकड़ी हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बेधड़क बात करने वाली, किसी से भी अपने हक के लिए लड़ जाने वाली लड़कियां पसंद हैं। तुम्हारा ये रूप देखकर मेरे दिल में बहुत दुख हुआ है, मगर फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मुस्कान। राजीव के मुंह से अपना नाम सुनकर मुस्कान के पूरे वजूद में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। उसके साथ गाड़ी में बैठकर वो बाहर निकली तो मिन्नतें करते हुए कहने लगी कि मुझे अपने पिता से मिलना है। न जाने वो किस हालत में होंगे। मुझे आखिरी बार अपने पिता से मिलने दीजिए। जवाब में राजवीर ने एक नजर उसकी आंखों में आंसुओं को देखा और फिर अपने हाथ से उसकी आंखों से बहने वाले आंसू को साफ किया और कहने लगा, रोना बंद करो, बताओ कहाँ हैं तुम्हारे पिता? कुछ देर बाद ही राजवीर की गाड़ी तंग गलियों में आ चुकी थी, मगर जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर उसके जिस्म से रूह को जुदा कर चुका था। आंगन में एक अर्थी थी जिसे लोग कंधा देकर उठा रहे थे। सामने उसकी बहन बिल्कुल बेसुध सी पड़ी हुई थी। लोग राम नाम सत्य कह रहे थे क्योंकि राम नारायण का देहांत हो चुका था। चीखते हुए वो अपने पिता की अर्थी से लिपट चुकी थी। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, मैं वापस आ गई हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अजीत तो घबरा सा चुका था। सामने राजवीर को देखा तो उसके होशो हवास गुम हो गए थे। वो चीख चीख कर रोते हुए कहने लगी, ये सब कुछ करना चाहते थे ना आप? इसीलिए लाए थे मुझे और मेरे पिता को यहाँ पर। हम अपने घर में ही खुश थे। आपने अपने गुनाहों की सजा में मुझे और मेरे बाप को भेंट चढ़ा दिया। शर्म नहीं आती आपको? इस बात का जवाब देने की जगह अजीत ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर राजवीर उसे पकड़ चुका था। उसने फौरन पुलिस बुलवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू करवा दी थी। दोनों बहनें गले लगकर कितनी ही देर रोती रही थीं।
वहां पर अब सब लोगों पर ये राज खुल चुका था कि मुस्कान तो बेकसूर है, मुआवजे में तो पूजा को आना चाहिए था, ना कि मुस्कान को। रात हो रही थी और हवेली भी वापस लौटना जरूरी था। राजवीर ने वादा किया कि वो मुस्कान पर एक आंच भी नहीं आने देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो हवेली में किसी को भी उस पर उंगली तक उठाने नहीं देगा। उसने रोशनी से कहा, आप बेफिक्र रहें। मुस्कान आना नहीं चाहती थी, मगर वो राजवीर के साथ चल पड़ी। उसकी रोती हुई सिसकियां राजवीर की आंखों में भी बार बार पानी ला रही थी। मुस्कान को कोई सहारा ना मिला तो वो राजवीर के सीने से लगकर फूट कर रोती रही। वो रास्ते में गाड़ी रोक चुका था। कितनी देर वो उसका दिल बहलाता रहा, उसे अपने होने का एहसास दिलाता रहा। जब दोनों घर पहुंचे तो सामने बैठी ठकुराइन कचहरी लगाकर बैठी थी। मुस्कान तो राजवीर के पीछे छुप गई, मगर बड़ी ठकुराइन कहने लगी, छोड़ो इस लड़की का हाथ, ये हमारी गुनाहगार है। तुम इसे कैसे अपनी बीवी होने का दर्जा दे सकते हो? जवाब में बड़े ही हिम्मती अंदाज में राजवीर ने कहा, मैंने इसे कभी मुआवजा में समझा ही नहीं कि ये लड़की हमारे घर की इज्जत है और मेरी पत्नी है। अगर आप लोग इसे इस घर में वो दर्जा नहीं दे सकते तो मैं इसे लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। बड़ी ठकुराइन अपने बेटे का चेहरा देखने को तरसती रहेंगी। एक बेटा तो अपनी हरकतों की वजह से मौत के घाट उतारा ही गया, अब दूसरे को क्यों जिंदा होते हुए भी नजरों से दूर करना चाहती हैं। ये हम सब ही लोग जानते हैं कि अर्जुन मजबूर लोगों को कर्ज देकर और फिर बंदूक की नोक से सूद समेत पैसा निकलवाया करता था। जहां पर ये सारा हादसा हुआ वहां की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को अब मिल चुकी है। बंदूक अजीत पर अर्जुन ने ही तानी थी और फिर अजीत ने अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई की और तभी गोली चली और वो अर्जुन को ही लग गई। हकीकत सामने थी, मगर फिर भी हवेली के लोग मानने को तैयार नहीं थे। कई दिनों तक मुस्कान उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी। राजवीर के कहने पर गंगूबाई उसके कमरे में खाना भिजवा देती थी तो वो खा लिया करती थी। धीरे धीरे राजवीर की अच्छाइयां देखकर उसकी सोच भी बदलने लगी थी। उसके दिल में राजवीर के लिए मोहब्बत जगने लगी थी। वो भले ही उसकी शादी में मर्जी से नहीं थी, लेकिन हाँ, वो पिछले 2 महीने से उसके साथ यहाँ पर मौजूद थी। मगर एक बार भी राजवीर ने अपना हक उससे वसूल करने की कोशिश नहीं की थी। हवेली के लोगों ने जब बार बार मुस्कान की बेइज्जती की तो राजवीर इन सब से दूर मुस्कान को लेकर शहर चला आया। यहाँ पर उसका अपना फ्लैट मौजूद था। मुस्कान समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये शख्स उसके लिए अपने घर वालों से दूर रहकर साबित क्या करना चाहता है। लेकिन वो ये तो महसूस कर चुकी थी कि राजवीर उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि कोई भी मोहब्बत और उसके एहसास के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाता। मगर फिर भी शायद वो राजवीर से अपने प्यार का इजहार करवाना चाहती थी। उस शाम खाना बनाने के बाद नहाकर अपने लंबे घने बालों को खोल वो आईने के सामने आई और उनमें कंघी फेर रही थी। पानी की बूंदें टपक कर उसकी गर्दन को भिगो रही थीं। न जाने कब बिना कोई आवाज किए राजवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने जब सर से लेकर पांव तक मुस्कान को गौर से देखा तो अब तो उसने जो खुद पर काबू पाया था उस सब्र का बांध टूटने लगा। वो धीरे धीरे चलता हुआ मुस्कान के करीब आया और अगले ही पल उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया और फिर उसने अपनी सीमा पार की। जब मुस्कान ने एकदम से आईने में राजवीर का अक्स देखा तो वो भी पलट कर शर्मा गई। राजवीर कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो। ये राजवीर ठाकुर तुम्हारी मोहब्बत में डूब चुका है। इसका इलाज, मर्ज की दवा सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें पाकर मैं तुम्हारे इश्क में डूब जाना चाहता हूँ। मुस्कान कुछ कहना चाहती थी, मगर राजवीर की शिद्दत को देखकर वो कुछ बोल ही ना पाई। उसे बोलने का कुछ मौका ही ना मिला। राजवीर बड़े प्यार से उसे बेड पर लेकर आया और फिर उसने अपनी मोहब्बत उस पर न्यौछावर की। एक पल को राजवीर को देखकर वो घबराई थी, क्योंकि उसे इन लम्हों से बहुत डर लगता था। मगर जिस कदर राजवीर ने मोहब्बत और नरमी का व्यवहार उसके साथ किया तो उसका सारा डर कहीं गायब हो चुका था। वो लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे, जब राजवीर ने उसे बाकायदा अपनी पत्नी होने का हक दिया था। जब मुस्कान ने होश संभाला तो वो शर्मा गई। राजवीर ने उसके चेहरे से हाथ हटाकर कहा, शर्माना कैसा,
आखिर तुम मेरी मनचाही बीवी हो। तुम्हें मैं हर फिक्र, हर परेशानी से दूर यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुम्हारी आंखों में आंसू ना देख सकूं। मेरे परिवार के जिस खौफ की वजह से तुम डिप्रेशन में चली गई थी, मैं तुम्हें उससे निकालना चाहता हूँ। अपने आप को अब तुम पहचानो और अपने असल रूप में वापस आओ, बिल्कुल वही हिटलर बनकर, ताकि दोबारा हम एक साथ वापस उस हवेली में जा सकें। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बाद अजीत भी जेल से छूट चुका था। ठाकुर खानदान पहली बार सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए अपनी हार मंजूर करने पर मजबूर हो चुका था। अजीत बेहद शर्मिंदा था। जैसे तैसे ढूंढते हुए वो मुस्कान तक पहुंचा था और हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर राजवीर ठाकुर ना होता तो ना जाने आज तुम कैसे कैसे भेड़ियों के हत्थे चढ़ चुकी होती, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर। और इस पूरे हादसे में राजवीर के मिल जाने पर वो अपने जीजा को माफ कर चुकी थी, मगर इस शर्त पर कि वो उसकी बहन को खुश रखेगा, आंख में कभी आंसू नहीं आने देगा। बार बार बड़ी ठकुराइन उसे वापस घर आने को कह रही थी, मगर राजवीर का कहना था कि मैं तभी आऊंगा जब मेरी बीवी को इस घर में वही इज्जत मिलेगी जो लैला को मिलती है। मजबूरन बेटे की खातिर उन्हें मानना पड़ा। उस शाम एक शानदार दावत दी गई जब मुस्कान राजवीर के साथ उसका बाजू पकड़े घर में दाखिल हुई थी। घर के लोगों के लिए उसे अपनी बहू मानना मुश्किल था, मगर अब उन लोगों का ये लहजा और अंदाज मुस्कान को बुरा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल राजवीर की परछाई लग रही थी। आज तक राजवीर के सामने बड़ी ठकुराइन की भी नहीं चली थी, तो भला उसकी पत्नी पर कैसे कोई अपनी मनमर्जी चला सकता था। दोनों वापस हवेली में आ चुके थे। धीरे धीरे बड़ी ठकुराइन का रवैया भी मुस्कान के साथ ठीक हो गया। जैसे जैसे वो हकीकत से रूबरू हुई थी, वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। जब मुस्कान खुशी से हवेली में रह रही थी, राजवीर ने एक नजर उसे देखने के बाद कहा कि आज तो मेरी पत्नी कयामत ढा रही है। अपनी छोटी नाजुक सी बीवी के साथ क्या आज की रात थोड़ी शरारत कर ली जाए? उसने मुस्कान के बालों को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए कहा। मुस्कान फौरन शर्मा गई और झट से कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं। दिन ब दिन आपकी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। चुपचाप बेड की दूसरी तरफ जाकर सो जाइए। अगर मुझे तंग किया तो मैं उठकर सोफे पर सो जाऊंगी। जवाब में वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। कहने लगा कि बमुश्किल 50 किलो का तो वजन है आपका, और चली हैं मुझसे खुद को छुड़वाने। अरे आपको तो नाज करना चाहिए अपनी किस्मत पर कि कितना रोमांटिक पति मिला है। ये कहकर राजवीर अपनी बड़ी हुई शेव उसके गाल पर रगड़ चुका था। वो कसमसाकर खुद को छुड़ाने लगी, मगर अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। उसे राजवीर की शरारत अच्छी लगती थी। दिल ही दिल में वो ये दुआ करने लगी कि बस उसकी जिंदगी यूं ही खुशियों से भरी गुजर जाए। अगर इस घर में राजवीर ना होता तो, या वो भी परिवार के बाकी मर्दों के जैसे होता, तो ना जाने मुस्कान आज किस हालत में होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।